अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 15 डे 2। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने ओएसपीएफ में जो टॉपिक पढ़ा था वो वर्चुअल लिंक का टॉपिक था। ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक, उसके साथ साथ हमने कुछ फिल्टर्स को भी अप्लाई करना सीखा था। ओएसपीएफ में प्रीफिक्स लिस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने इनफैक्ट देखा जाए तो 3 तरीकों से कल प्रीफिक्स लिस्ट को इस्तेमाल किया था। पहला टास्क जो था हमारा वो था जी कि आप किसी राउटर पे किसी स्पेसिफिक प्रीफिक्स को अगर राउटिंग टेबल में आने से रोकना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप्स ये थे कि मैंने सबसे पहले प्रीफिक्स लिस्ट बनाई और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से ओएसपीएफ में अप्लाई कर दिया। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि ओएसपीएफ में डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट डेटाबेस और राउटिंग टेबल के दरमियान अप्लाई होती है हमेशा। ठीक है जी, तो ये हमने किया था कल। उसके बाद हमने एरिया के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना सीखा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि ओएसपीएफ के किसी एरिया में कोई प्रीफिक्स ना एंटर हो सके तो उसको भी आप प्रीफिक्स लिस्ट इस्तेमाल करते हुए एरिया पे फिल्टर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ओएसपीएफ में। इसके अलावा हमने तीसरे नंबर पे प्रीफिक्स लिस्ट को यूज किया था राउट मैप के साथ। अगर आपको याद हो तो हमने एक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की एग्जांपल पहले भी की थी एसीएल के साथ, जिसमें इवन और ऑड को हमने पहले मैच करवाया था और फिर उनके लिए सीड मेट्रिक और मेट्रिक टाइप अलग अलग डिफाइन की थी, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है जी, तो वही काम एग्जैक्टली वही लैब कल हमने की थी, लेकिन एसीएल की जगह हमने यूज किया था प्रीफिक्स लिस्ट को। ठीक है जी, तो एक तो कल हमने ये प्रीफिक्स लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को इस्तेमाल किया था। उसके अलावा कल के लेक्चर में हम लोगों ने राउट समराइजेशन को भी पढ़ा था। सुपरनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, राउट समराइजेशन हमारा कल का एक मेन टॉपिक था जिसे हमने कवर किया है। राउट समराइजेशन अगर एक दफा आपको कैलकुलेट करनी आ जाए तो उसका फायदा ये है कि ऑलमोस्ट हर राउटिंग प्रोटोकॉल में ही आप राउट समराइजेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं रूटीन में। ठीक है जी, तो लिहाजा कल वो भी हमने पढ़ा और आखिरी टॉपिक जो था कल हमारा वो ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक था। जितना वर्चुअल लिंक हमने कल पढ़ा है ओएसपीएफ का, उससे तो आपको यही बात समझ आ रही थी कि अगर डिजाइन मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ का डिजाइन कुछ इस तरह से हो कि हमारा जो रेगुलर एरिया है वो एक्सपेंड करता जा रहा है, उसमें राउटर ऐड होते जा रहे हैं और कुछ इस तरह से ऐड होते जा रहे हैं कि आप बैकबोन से अवे जा रहे हैं, अवे फ्रॉम बैंडविड्थ। तो उस सूरत में ये होता है कि आपका कोई भी एरिया का साइज अगर बड़ा हो जाए तो ओएसपीएफ में तो रूल यही है कि आप फिर मल्टीपल एरिया बनाए ताकि आपका कन्वर्जेंस टाइम मेंटेन रहे, बेहतर रहे। अब आपको कुछ इस तरीके से एरिया डिफाइन करना पड़ जाता है कि उसको बैकबोन से फिजिकली कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो उसका फिर आपने कल सोल्यूशन निकाला था कि आप वर्चुअल लिंक यूज कर लें। यानी आपका अगर कोई रेगुलर एरिया बैकबोन से कनेक्ट ना हो पा रहा हो तो आप उसको वर्चुअल लिंक की मदद से बैकबोन से कनेक्ट कर सकते हैं। जाहिर है इसकी कुछ शराइत है, वर्चुअल लिंक हर जगह नहीं बन सकता। वर्चुअल लिंक की आपने कंडीशंस देख ली थी, 3 कंडीशंस है। 2 राउटर्स के दरमियान बनता है, उन दो में से एक का एबीआर होना जरूरी है और उन दोनों राउटर्स के दरमियान कॉमन रेगुलर एरिया का होना भी जरूरी है। ठीक है जी, तो ये चीज हमने कल जो है वो देखी थी अच्छे तरीके से और मैंने जाते जाते ये स्टेटमेंट भी दे दी थी कि ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक में अभी एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट, बल्कि यूं कह लें कि ज्यादातर लोग वर्चुअल लिंक को जिस हवाले से जानते हैं वो डिस्कशन अभी बाकी है। ठीक है जी, तो जरा आप देखते हैं वर्चुअल लिंक का एक और बड़ा अहम रोल जो है या एक और बड़ा फायदा वो क्या है, हम वर्चुअल लिंक को किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक आपसे अगर पूछा जाए कि हम ओएसपीएफ में वर्चुअल लिंक क्यों यूज करते हैं, डेफिनेटली उसका एक जवाब तो आप यही देंगे कि ओएसपीएफ में हम वर्चुअल लिंक यूज करते हैं ताकि अगर कोई रेगुलर एरिया बैकबोन से कनेक्ट नहीं हो रहा तो कनेक्ट हो जाए। ये जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अब ये बताएंगे। लेकिन इसकी एक और मेन रीजन भी है, वो मैं अब आपके सामने रखता हूं। अच्छा जी, उसमें अब कुछ यूं होगा कि लेट से मैं कहता हूं ये आपकी बैकबोन यानी कि एरिया 0। बैकबोन की एक प्रॉपर्टी से हम सब लोग बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और वो प्रॉपर्टी क्या है, बैकबोन एक होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूस बैकबोन ओएसपीएफ में नहीं होती।
ठीक है, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि बैकबोन का रोल ही ये है लूप फ्री राउटिंग कराना। बैकबोन से अगर कोई प्रीफिक्स रेगुलर एरिया में जाए ना, तो वो उस रेगुलर एरिया से वापस बैकबोन में नहीं आएगा, और ये उलट भी है, ठीक है जी। रेगुलर एरिया अगर कोई अपडेट बैकबोन को देता है, तो बैकबोन वो अपडेट उस रेगुलर एरिया को दोबारा वापस नहीं भेजेगी, ताकि राउटिंग लूप्स ना बने, ठीक है जी। तो ये रूल वो है जिससे हम ऑलरेडी वाकिफ हैं। अच्छा, अब ये बैकबोन हो गई आपकी जो सिंगल है और इसको कॉन्टिन्यूस भी रहना चाहिए। इसके साथ जनाब आपने क्रिएट किया अपना एरिया 1, जो कि नॉर्मल सी बात है, हम करते हैं, ठीक है जी। कल भी हमारी डायग्राम ऑलमोस्ट यही थी, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो रहा है जी, एरिया 1 के आगे क्या होना शुरू हो गया था? नेटवर्क इस तरफ ग्रो करना शुरू हो गया था, एक्सपैंड करना शुरू हो गया था। तो आपको ये फील हुआ कि अब यहां पे ना हमें मल्टीपल एरियाज बनाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे एरिया 2 है, तो कल को हो सकता है कोई एरिया 3 भी यहाँ पे हमें बनाना पड़ जाए, यहां से आगे कोई फिर एरिया 4 भी हमें हो सकता है बनाना पड़ जाए, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया था अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो आपको वर्चुअल लिंक पे वर्चुअल लिंक पे वर्चुअल लिंक भी बनाना पड़ सकता है। कल देखा था हमने, ठीक है, दैट इज पॉसिबल, बनाया तो जा सकता है। लेकिन एक वर्चुअल लिंक भी बनाना कोई इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, इसको आप परमानेंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वर्चुअल लिंक पे वर्चुअल लिंक बनाना तो बिल्कुल भी रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है इस सिचुएशन का? अगर हम वर्चुअल लिंक नहीं ज्यादा बनाना प्रेफर, ज्यादा वर्चुअल लिंक बनाने को तो बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहे, तो इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो फिर बिल्कुल ही इसका एक सोल्यूशन मौजूद है, और वो कुछ इस तरह से है कि आपको जब ये पता लग गया है, आपको जब ये अंदाजा हो गया है कि इस एरिया में, इस जगह पे आपके ढेर सारे रेगुलर एरियाज अब बनते चले जाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है, तो आप उसका एक सोल्यूशन ये बना सकते हैं। जरा देखिएगा मैं क्या करने लगूं, है तो बड़ा अजीब सा काम, ठीक है जी, लेकिन अब मैं ये कर रहा हूं। ये मैंने क्या कर दिया, बैकबोन है, फिजिकल वाली बैकबोन, कोई लॉजिकल बैकबोन नहीं है। बैकबोन एरिया, एरिया 0 यहां भी बना दिया, ठीक है जी। अब एरिया 0 यहां भी बना दिया, और उसके बाद मैंने कहा जी चलो अब बाकी कम से कम जितने भी रेगुलर एरिया होंगे वो अब हम आराम से इसके साथ कनेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पे यानी एरिया 2 इधर आ जाएगा, एरिया 3 इधर आ जाएगा, आपको फिर यहाँ पे एक नई बैकबोन मिल गई है, और आप मल्टीपल रेगुलर एरियाज को इसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। आपको चूंकि नजर आ रहा था इस तरफ अब इतनी ग्रोथ है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अगर एक और बैकबोन बन जाए तो कम से कम मल्टीपल आपको वर्चुअल लिंक बनाने से आप बच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो आप सबके लिए ऑब्वियस है, वो आप सबको नजर आ रही है, आप सबने बताना भी शुरू कर दिया कि मैंने अभी अभी जो एक रूल बताया था मैंने तो खुद ही उसे तोड़ दिया। यहाँ पे मैंने कहा था बैकबोन तो एक होती है और कॉन्टिन्यूस होती है, तो यहाँ पे तो हमें बैकबोन नजर आ गई है 2। ये जो बैकबोन आप इस वक्त देख रहे हैं ये अब डिसकॉन्टिन्यूअस बैकबोन है। ये बैकबोन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। ये बैकबोन डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसमें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी हमें? इसमें प्रॉब्लम हमें ये फेस करनी पड़ेगी, लेट से अगर यहाँ पे एक प्रीफिक्स है x/24, यहाँ पे एक प्रीफिक्स है x/24, ठीक है। अच्छा, आपको पता ना ये वाला जोड़ भी एक राउटर लगाएगा जो कि AVR होगा, और ये वाला कनेक्शन भी एक राउटर ही लगाएगा जो कि ABR होगा, तो ये 2 ABR हो गए, ठीक है। x/24 एरिया 0 से एरिया 1 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, रोज जाता है, नॉर्मल रूटीन की बात है। जब ये चलते 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 यहां पे इस राउटर के पास आएगा और आगे फिर एरिया 0, ये फिर से ABR है, ठीक है। तो ये इसको, ये इस वाले x/24 को इस वाले एरिया 0 में जाने नहीं देगा, क्योंकि OSPF तो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है ना कि बैकबोन 2 हो सकती है। वो तो कहता है बैकबोन तो होती ही एक है। उसे पता क्या लगेगा, वो कहेगा ये तो एरिया 0 से ही आया था और दोबारा एरिया 0 में वापस जाने लगा, वो तो मैं होने नहीं दूंगा। तो ये उसे जाने नहीं देगा, तो नतीजा ये निकलेगा कि x/24 इस वाली बैकबोन में भी नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो बाकी आगे जो रेगुलर एरियाज है वहां तक भी नहीं पहुंच सकेगा। सिमिलरली ये यहां वाली बैकबोन के साथ जितने भी प्रीफिक्सेस एसोसिएटेड हैं वो दूसरी बैकबोन में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है बैकबोन 2 है। OSPF तो ये मानने को तैयार नहीं है कि बैकबोन 2 होती है, वो तो कहता है बैकबोन एक ही है। वो कहता है बैकबोन एक ही होगी, कॉन्टिन्यूस ही होगी, यानी वो इस तरह से सोच रहा है कि बैकबोन तो होती ही एक है,
इधर भी एक ही होगी और कॉन्टिन्यूस ही होगी, लिहाजा एक तरफ बैकबोन से अगर कोई प्रीफिक्स आ रहा है तो मैं उसे दोबारा बैकबोन में वापस जाने नहीं दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? कन्वर्जेंस नहीं हो रही, यानी राउटिंग मुकम्मल नहीं हो रही, और हमने तो राउटिंग मुकम्मल करानी है। राउटिंग कंप्लीट होगी तो कम्युनिकेशन शुरू होगी ना। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़ा ही आसान है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, सस्ता है और मुफ्त है, और सबसे मजे की बात आपको आता भी है। आपने करना क्या है? बैकबोन को कॉन्टिन्यूस बनाना है ना, बैकबोन को कॉन्टिन्यूस बनाना है। मुझे बताएं, क्या इन दो राउटर्स के दरमियान हम वर्चुअल लिंक बना सकते हैं? वर्चुअल लिंक दो राउटर्स के दरमियान बनता है, तो दो राउटर हैं, दोनों में से एक का एबीआर होना जरूरी। इधर तो दो हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप दोनों में से एक एबीआर होना चाहिए, ये दोनों एबीआर है, दूसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो मिनिमम और मैक्सिमम एक, मिनिमम एक एबीआर होना चाहिए, मैक्सिमम तो सारे ही हो बेशक। ठीक है, और आखिरी शर्त, तीसरी और आखिरी शर्त, उनके दरमियान कॉमन रेगुलर एरिया कॉमन होना चाहिए। तो एरिया 1 इज कॉमन रेगुलर एरिया। तो आप इन दोनों एबीआर के दरमियान वर्चुअल लिंक बना सकते हैं। वर्चुअल लिंक का दूसरा मतलब एरिया 0, वर्चुअल लिंक का दूसरा मतलब एरिया 0। ठीक है, आप जरा बताएं, आपकी बैकबोन कॉन्टिन्यूस नहीं हो गई? कॉन्टिन्यूस हो गई है। वो कैसे? x ने, x/24 ने अब दूसरी तरफ जाना है, उसके पास टेक्निकली देखा जाए अब दो रास्ते हैं, एक ये फिजिकल वाला जो एरिया 1 वाला, और एक ये वर्चुअल लिंक वाला जो एरिया 0 वाला है। ठीक है, अगर एरिया 0 से ये x/24 एरिया 1 से अगर गया तो ये आगे नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन कल आपने देख लिया, इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, प्रैक्टिकली देख लिया था कल की लैब में आपने कि ऐसी सिचुएशन में एरिया 0 के जो प्रीफिक्स हैं वो वर्चुअल लिंक से जाना पसंद करते हैं, ना कि अपना एरिया तब्दील करके जाना पसंद करते हैं। तो ये x/24 इस वर्चुअल लिंक से होता हुआ एरिया 0, एरिया 0, एरिया 0, एरिया 0, एरिया 0, कहीं रास्ते में एरिया 0 टूटा? नहीं टूटा। एरिया 0 कॉन्टिन्यूस हो गया? हो गया, यानी आपकी बैकबोन कॉन्टिन्यूस हो चुकी है। तो डिसकॉन्टिन्यूस बैकबोन को अगर कॉन्टिन्यूस बनाना हो तो उसके लिए भी क्या इस्तेमाल किया जाता है? वर्चुअल लिंक इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे एक ही वर्चुअल लिंक से आपका काम चल जाएगा, आपको मल्टीपल वर्चुअल लिंक बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप जब देख रहे हैं कि दूसरी तरफ आपका जो नेटवर्क है वो इस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है, बड़ी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, मल्टीपल वहां पे आपके ब्रांचेस ऐड होती जा रही हैं, मल्टीपल एरियाज आपको वहां बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और आप उसे अपनी एक्चुअल बैकबोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? जो दूसरी जियोग्राफिकल आपकी लोकेशन है वहां पे भी एरिया 0 एक और बना दें, और उसे पुराने वाले एरिया 0 के साथ क्या करते हैं? वर्चुअल लिंक बना के कॉन्टिन्यूस करते हैं, तो आपकी बैकबोन जो है वो क्या हो जाएगी? एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये एक तरीका कार मौजूद है। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी डिसकॉन्टिन्यूस बैकबोन्स को भी कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं, यानी मेरे पास अगर ये अपॉर्चुनिटी हो कि ये जो दरमियान वाला एरिया 1 था मैं इसको चेंज करके अगर एरिया 0 ही कर दूं, मेरी बैकबोन बड़ी हो जाएगी, वैसे मैं ये भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी ना हो कि मैं पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ नहीं सकता, तो देन मैं फिर वर्चुअल लिंक के ऊपर जाऊंगा। मैंने आपको वर्चुअल लिंक के बारे में पहले बताया था, जब आप हर तरफ से हिम्मत हार जाएंगे तो वर्चुअल लिंक आपका आखिरी सोल्यूशन होना चाहिए। तो आखिरी सोल्यूशन फिर मेरा ये होगा कि मैं यहाँ पे वर्चुअल लिंक बना के अपनी डिसकॉन्टिन्यूस बैकबोन्स को कॉन्टिन्यूस कर दूंगा। वो कॉन्टिन्यूस इस तरह भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। एक और सोल्यूशन भी आपको पता है, यहाँ जिस जगह पे वर्चुअल लिंक है वहां फिजिकल लिंक, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो एस्टेब्लिश करने की तो आप वो बनाएं, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक गुजारा वर्चुअल लिंक से हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें मुझे बताएं लैब पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर इसको इंप्लीमेंट करना हो तो कोई ऐसी चीज है, कोई नई कॉन्फ़िगरेशन है जो मुझे आपको सिखानी पड़ेगी, या कल वाली कॉन्फ़िगरेशन ही होगी? कल वाली कॉन्फ़िगरेशन ही होगी, इस वाले वर्चुअल लिंक में कुछ नया नहीं है, तो लिहाजा इसको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। अगर आप करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक सिनेरियो अभी बताता हूं, आप वो ट्राई कीजिएगा अपने पास कि वो आपसे होता है या नहीं होता है, रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते। लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है? अब आप सब लोगों की भरपूर तवज्जो चाहिए।
कुछ मिनट की मुकम्मल खामोशी के साथ आप लोगों ने ये 2-3 पैराग्राफ्स हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये सिस्को की डॉक्यूमेंटेशन है, एक पीडीएफ फाइल थी लंबी चौड़ी सी, उसमें से ये हिस्सा जो है वो मैंने निकाल के अलग रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में से इंटरव्यूज में सवालात पूछे जा चुके हैं माजी में। हवावे में मैंने शायद आपको पहले बताया हो, जो उनकी सिस्को की तरह उनकी भी एक सबसे बड़ी लैब HCIE, सिस्को में CCIE होता है, हवावे में HCIE होता है। कुछ साल पहले हवावे ने थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया था अपने एग्जाम पैटर्न में, लेकिन ओरिजिनली जब ये शुरू हुआ था तो इस एग्जाम के 3 हिस्से होते थे। सबसे पहला रिटन एग्जाम जो MCQ बेस्ड है, और वो उसी तरह ही है जिस तरह आप टेस्ट पियर्सन VUE के टेस्टिंग सेंटर में जाते हैं और अपने कोई भी एग्जाम देते हैं, उसके वही MCQs होते हैं, उनको आप प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम में भी MCQs आते हैं। तो ये रिटन एग्जाम पहला उसका हिस्सा है। रिटन एग्जाम अगर आपका पास हो जाता है तो दूसरा एग्जाम आपका होता था लैब एग्जाम, जो कि 8 घंटे का है। 8 घंटे का आप लैब एग्जाम देते थे। अगर लैब एग्जाम आपका पास हो जाए, यानी पहले दोनों एग्जाम आपके पास हो जाए, तो तीसरे नंबर पे आपका इंटरव्यू होता था। वो 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ करता था, ठीक है? उसमें उनका हवावे वालों का एक पैनल बैठता था, जिसमें कुछ चाइनीज भी होते थे अक्सर, कुछ दूसरे लोग भी शामिल होते थे, ठीक है? सारे चाइनीज भी हो सकते थे। पैनल हर दफा चेंज होता रहता था। तो वो एक पैनल होता था, उसके सामने आपने 1 घंटे का इंटरव्यू। अच्छा, वो इंटरव्यू ऐसे होता था, वो आपको 3 सवाल लिखवाते थे बोर्ड पे, और आपको बकायदा उस पर प्रेजेंटेशन देनी होती थी। हर क्वेश्चन को आपने प्रेजेंट करना होता था, 15-20 मिनट सब पे आप देते थे, और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते थे तो उसके दौरान फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे। तो ये इस तरह का उनका जो तरीकाकार था, और ये काफी डिफिकल्ट हुआ करता था। मेरे ख्याल है हवावे ने आखिरकार ये रियलाइज कर लिया था कि ये चीज जो है वो कुछ मुनासिब नहीं है, तो अब उन्होंने खत्म कर दिया। सिस्को में हमेशा से ही 2 हिस्से रहे हैं, रिटन एग्जाम यानी MCQ वाला और लैब। अब हवावे में भी ऐसा ही है, अब रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद लैब होती है, ठीक है? तो हवावे के उस इंटरव्यू में ना ये वाला टॉपिक बड़ा फेवरेट होता था, और फिर उसकी तैयारी जो है वो यहीं से की जाती थी। तो लिहाजा अब वो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, मुकम्मल खामोशी के साथ और तवज्जो के साथ आपने इसको पढ़ना है। बेशक 2-3 दफा आप इसको पढ़ें, ठीक है? जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, अब पहली दफा पढ़ेंगे तो आपको समझ ही कुछ नहीं आएगी, आप कहेंगे ये क्या है, फिर दूसरी दफा कुछ बातें समझ आना शुरू होंगी, तीसरी दफा और बेहतर हो जाएगा। तो 2-3 दफा आप पढ़ लें, फिर मैं इसकी तशरीह करता हूं, मैं समझाता हूं, ठीक है? तो पहली दफा पढ़ के जब कुछ समझ ना आए तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी? तो आप अब खामोशी से, सुकून से इसको पढ़ें, गौर करें इसके ऊपर। मैं भी करता हूं, आप भी करें।
हसन ने अंदाजा लगा लिया, कोई फायदा नहीं है। आ गई। समझाऊं मैं अब? वेरी गुड, समझ आ गई है। फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये जो आपने अभी डॉक्यूमेंट एक देखा है, तो इसमें उसने क्या बताने की कोशिश किया वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब कुछ नई चीजें इसमें आपको पता लगी होंगी, कुछ पुरानी चीजें भी थी। जैसे कि मैंने आपको याद होगा एक बात बताई थी कि जो राउटर ABR होता है ना, उसकी एक खास बिट होती है, ठीक, वो यहाँ पे उसने बताया उसको हम बी बिट कहते हैं। इसी तरह ASBR की भी एक खास बिट होती है, हमने उसको ASBR बिट का नाम दिया था। तो जब राउटर LSA भेजते हैं ना ये लोग, तो उस बिट में बता देते हैं, ASBR बता देता है अपने राउटर LSA में कि जनाब मैं ASBR हूँ, और ABR बता देता है कि मैं ABR हूँ। तो एक तो उसने इसका भी जिक्र यहाँ पे किया था। इस डॉक्यूमेंट का जो एक कुल निचोड़ है ना, मेन चीज वो ये है कि ये आपने शायद अभी खुद डिराइव नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हासिल कलाम इसका क्या है। ABR दो तरह के होते हैं। इस डॉक्यूमेंट में से जो मेन एक चीज निकल रही है ना, वो ये है, ABR दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। वो हाथी के दांत आपको पता है, एक दिखाने वाले होते हैं और एक खाने वाले होते हैं, ठीक है जी। इसमें एक ऐसा ABR है जिसके पास सिर्फ खाने वाले दांत हैं, और एक ऐसा ABR है जिसके पास सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं। एक ABR सिर्फ नाम का ABR होता है, और एक ABR वो है जो काम का ABR होता है। ABR दो तरह के, मैं आप बताता हूँ यहाँ पे वो दो तरह बेसिकली एग्जैक्टली क्या मतलब है उसका। ये एक राउटर, ठीक है जी, दो इंटरफेसेस अलग अलग, ये एरिया 1 में है और ये एरिया 2 में है। इसके दो इंटरफेस हैं, एरिया 1 एरिया 2। क्या इस वक्त ये ABR है? ये ABR, क्योंकि ये भी रेगुलर एरिया है और ये भी रेगुलर। ABR होने के लिए शर्त है कि बैकबोन होना जरूरी है। अच्छा, आज जरा और अच्छे तरीके से ये बात पता चली है। वो कहता है एक ऐसा राउटर, उसने ABR को डिफाइन किया है, पहली टाइप का जो ABR है उसको उसने डिफाइन किया। वो कहता है राउटर के ऊपर अगर कोई इंटरफेस अप हो, डाउन नहीं होना चाहिए, इंटरफेस का अप होना जरूरी है। वो कहता है जी राउटर के ऊपर अगर कोई इंटरफेस है जो अप है और वो एरिया 0 में है, इंटरफेस अप हो और एरिया 0 में हो, तो ऐसा राउटर ABR होता है। तो मेरा यहां पे कहना यह है कि अगर यही बात है तो हम राउटर पे एक लूप बैक बनाते हैं, लूप बैक अप हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको एरिया 0 में कॉन्फ़िगर कर देता हूं। अब बताएं क्या ये राउटर ABR है? ये राउटर, उसकी डेफिनेशन डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये राउटर बिल्कुल ABR है, ये 100% ABR बन चुका है। ये अपने राउटर LSA के अंदर LSA 1 में अपनी B बिट को ऑन करके सबको बताएगा कि मैं ABR हूं, ठीक है जी। ये राउटर ABR है, ठीक है।
इसके एबीआर बनते ही एरिया 1 से अपडेट एरिया 2 में और एरिया 2 की अपडेट एरिया 1 में आना जाना शुरू हो जाएगी। राउटर का उसने कहा एक इंटरफेस अप हो और उसके बाद क्या हो, वो एरिया 0 में हो, वो राउटर एबीआर होता है। एक एबीआर ये है, ये एबीआर इसको हम कहते हैं ये नाम का एबीआर है। ऐसा एबीआर जो है काम करता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर जो एक्चुअल एबीआर है ना वो वाला नहीं। तो ये एक तरह का ये भी एबीआर है जो कि नाम वाला एबीआर है, थोड़े बहुत काम कर लेता है। एक एबीआर उसने हमें और बताया जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, उसी बात उधर ही को तो जा रही है। ठीक है जी, तब आप देखते थे। फिर वो कहता है, यानी आप यही कह रहे हैं ना, उधर आप वो दरमियान वाले राउटर पे लूप बैक बना देते, वर्चुअल लिंक बनाने की जरूरत ही नहीं। वही तो बात है, उसी के लिए तो ये सारा मेला पाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। उसने अब एक और तरह के एबीआर का जिक्र किया। वो कहता है एक एबीआर ये होता है, मिसाल के तौर पे ये एक राउटर, इसके भी कुछ इंटरफेसेस हैं। ठीक है जी, अलग अलग एरियाज में है, यहाँ कोई एरिया 1 है, ये एरिया 2 में है, ये वाला इंटरफेस लेट से एरिया 3 में है। ठीक है, लेकिन ये एक इंटरफेस है जो एरिया 0 में है, और जाहिर है फिर उसके लिए इसको भी एरिया 0 में होना जरूरी है, क्योंकि एक लिंक पूरा जो है वो सेम एरिया में हो तो तब नेबरशिप होती है। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप ये बताएं, ये वाला जो राउटर है क्या ये एबीआर है? ये वाला देखे ना, ये भी एबीआर है, क्योंकि इसमें रेगुलर एरियाज भी हैं, बैकबोन भी है। ठीक है, ए उसने कहा था इंटरफेस अप हो और एरिया 0 में हो तो एबीआर होता है। तो ये इंटरफेस मैं बता रहा हूं अप है और एरिया 0 में वो नजर आ रहा है, तो एबीआर तो ये इतने से ही हो गया। लेकिन ये ऐसा एबीआर है जिसका कोई एक इंटरफेस जो है ना, उसने एरिया 0 में किसी के साथ एडजेसेंसी भी बनाई हुई है, फुल स्टेट में है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2, भाई ने सही ध्यान से पढ़ा है, लगता है भाई पढ़ा लिखा आदमी है। पढ़ा लिखा तो है, वो तो अब हमें टीवी में भी नजर आ रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में उसने हमें ये बताया था। अभी उन पॉइंट्स को दोबारा पढ़ेंगे ये समझने के बाद, फिर आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान लिखा हुआ था जो कुछ भी था। ठीक है जी, अच्छा तो अब ये वाला राउटर एक ऐसा एबीआर है जिसकी एरिया 0 में एडजेसेंसी भी बनी हुई है। इस वाले एबीआर को देखें, इसको हम एबीआर 1 कह लेते हैं और इस वाले को एबीआर 2। जो एबीआर 1 है ना, उसका इंटरफेस एरिया 0 में तो है, लेकिन उसने एरिया 0 में किसी के साथ एडजेसेंसी नहीं बनाई हुई। लूप बैक तो वैसे नेबर से भी एडजेसेंसी कर ही नहीं सकता, उसके साथ तो कोई कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इस वाले ने एडजेसेंसी की हुई है, क्योंकि उसका फिजिकल इंटरफेस एरिया 0 में था, अप भी था और उसके सामने भी एरिया 0 था, लिहाजा नेबरशिप भी हुई हुई है, एडजेसेंसी भी हुई हुई है। तो ये पहली बात, ये एबीआर 2 अलग अलग तरह के हैं। एक ऐसा राउटर जिसका सिर्फ इंटरफेस एरिया 0 में अप है बस, और एक ऐसा एबीआर है जिसने एरिया 0 में किसी के साथ नेबरशिप भी की हुई है, एडजेसेंसी भी की हुई है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट के जो पहले 2 पॉइंट्स थे ना, उसमें बेसिकली उसने इसी चीज को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर उसने अब कुछ हमें ना रूल बताना शुरू किए हैं। अब जरा डॉक्यूमेंट को भी पढ़ते जाते हैं ताकि बात समझ आ जाए। मैं पहला पॉइंट भी एक दफा पढ़ लेता हूं, कुछ रह ना गया हो। कहता है एरिया बॉर्डर राउटर इज ए राउटर दैट हैज एट लीस्ट वन इंटरफेस इन एरिया 0, ये हमने लिखा भी हुआ है पहले का, एंड दिस इंटरफेस इज नॉट इन डाउन स्टेट, डाउन में नहीं होना चाहिए। ABR is distinguished by setting B bit in router LSA to signal other routers in the same area of its ABR status. Only ABR is allowed to generate summary, ये भी हमें पता है, summary LSA is always generated by ABR। ठीक है जी, तो सेम एरिया ऑफ इट्स ABR स्टेटस। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, only ABR is allowed to generate summary LSA and inject them in attached areas। वो कहता है summary LSA जनरेट करने की इजाजत सिर्फ एबीआर को है और वो अपने साथ अटैच्ड एरिया में समरी एलएसएस भेज सकता है। बिल्कुल सही हो गया। तो दूसरा पॉइंट अब पढ़ते हैं, ये हो चुका जी, एबीआर एक्सपेक्ट्स समरी एलएसए फ्रॉम एरिया 0 ओनली। अब ये जरा समझने वाली बात है। वो कहता है ये जो एबीआर होता है ना, वो उम्मीद करता है, उसकी ख्वाहिश यही होती है और वो उम्मीद कर रहा होता है कि उसे समरी एलएसए जो है ना वो सिर्फ एरिया 0 से ही मिलेगा, एरिया 0 से ही समरी एलएसए वो
रिसीव करेगा, कहीं और से नहीं। कहता है दिस मीन्स देयर शुड बी एटलीस्ट वन एडजेसेंसी इन फुल स्टेट बिल्ट ओवर एरिया जीरो इंटरफेस। वो कहता है समरी एलएसए एबीआर उम्मीद करता है कि मुझे कहां से मिलेगा, एरिया जीरो वाले, एरिया जीरो से मिलेगा। वो एरिया जीरो से वो कहता है उसी सूरत में आपको समरी एलएसए मिल सकता है ना जब आपने एरिया जीरो में किसी के साथ एडजेसेंसी की हो। तो वो जरूरी है नेबरशिप की हो, एडजेसेंसी की हो, फुल स्टेट, ठीक है, बिल्ट ओवर एरिया जीरो इंटरफेस। इन केस if ABR has such adjacency, अब ये इंपॉर्टेंट है, it will ignore summary LSAs received over non-backbone areas। non-backbone area का मतलब रेगुलर एरिया, सिंपल एरिया, ठीक है। वो कहता है, अब ये बड़ी नई बात है आपके लिए, वो कहता है, इनफैक्ट नई तो नहीं है, लिखने का एक अंदाज अलग है, पता आपको ये है। कहता है अगर एरिया जीरो में एबीआर की एडजेसेंसी हुई भी है ना, और उसे नॉन बैकबोन से रेगुलर एरिया से समरी एलएस से आ जाए अगर, तो वो उसे क्या करता है, इग्नोर करता है। उसे क्या करता है, ये पता है कौन सी बात है, ये वही वाली बात है कि आगे एरिया जीरो चल रहा है, पीछे से एक और समरी एलएस से रेगुलर एरिया से आ गया है। वो कहता है मैं इसे इग्नोर करूंगा, क्योंकि इग्नोर ना किया मैंने तो ये दूसरी बैकबोन में जाने की कोशिश करेगा और लूप बन जाएंगे। ये बात वही वाली है, ठीक है जी। तो कहता है it will ignore summary LSAs received over known backbone areas. These LSAs will be installed in the database but not used for SPF calculation। वो कहता है डेटाबेस में आ जाएंगे लेकिन SPF कैलकुलेशन में इस्तेमाल, क्योंकि जिसकी SPF कैलकुलेशन हो जाती है वो तो फिर राउटिंग टेबल में चला जाता है ना बेस्ट बन के, ठीक है जी। तो कहता है डेटाबेस में आ जाएंगे लेकिन राउटिंग टेबल में हम उन्हें जाने नहीं देंगे। वजह नहीं अभी तक उसने बताई, वजह तीसरे पॉइंट में जाके बताएगा, क्योंकि हमें पता है ऐसा हो गया तो लूप बन जाएंगे। अच्छा आगे देखते हैं। ABR will accept and use summary LSAs learned over non backbone area। वो अब अगली बात बता, वो कहता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नॉन बैकबोन एरिया से यानी रेगुलर एरिया से अगर समरी एलएसए आए, ठीक है जी, तो वो एक्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, इफ इट डज नॉट हैव फुल एडजेसेंसी बिल्ट ओवर एरिया जीरो इंटरफेस। वो कहता है एबीआर ने अगर ऐसा एबीआर जिसकी एरिया जीरो में एडजेसेंसी नहीं बनी हुई, उसे अगर नॉन बैकबोन एरिया से कोई समरी एलएसए मिल जाए तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी वजह क्या बता रहा है, कहता है इट इज सेफ टू डू सो। कहता है ऐसा करना सेफ है, क्यों, एबीआर विल नॉट बी एबल टू फ्लड द समरी बैक इनटू एरिया जीरो क्रिएटिंग राउटिंग लूप्स। वो कहता है आपका सिर्फ इंटरफेस ही आप है ना, कोई एडजेसेंसी तो नहीं हुई भी कि आप किसी और को वो आगे समरी एलएसए दे देंगे, ठीक है। तो लूप बैक अगर आपने जैसे कि एरिया जीरो में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आप नाम के एबीआर है और आपको अगर एरिया वन में रिसीव हो जाता है समरी एलएसए, आप रिसीव कर लेंगे, क्योंकि आगे आपके जो एरिया जीरो है ना वो सिर्फ नाम का ही है, आप उसे आगे भेज तो सकते नहीं है और लूप बनेंगे नहीं, लिहाजा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को बात समझ आ गई होगी, कुछ को नहीं आई होगी, जिन्हें नहीं आई आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपको आप समझ आएगी। आपको तो समझ आएगी डायग्राम के साथ, जब डायग्राम बनेगी तो पूरी सूरत हाल तब जाके क्लियर होगी कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा था। आप अभी देखें 3 राउटर जिंदाबाद, ठीक है जी। राउटर 1 इस पे अब एक लूप बैक है, ठीक है जी। उसके बाद ये राउटर 2 और उसके बाद ये आ गया हमारे पास राउटर 3, ठीक है जी। अच्छा जी, ये राउटर 1 का जो लूप बैक है ना, ये हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एरिया जीरो में, ठीक है जी। और ये इनके साथ ये लैन इंटरफेस वगैरह सब कुछ है जो हुआ करता है, ठीक है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा ये सारे का सारा आपका है अब एरिया 1 और ये है आपका सारे का सारा एरिया जीरो। आपने मुझे बताना है इस तस्वीर में एबीआर कितने हैं, 2। राउटर 1 भी एबीआर है, राउटर 2 भी एबीआर है।
राउटर 1 ऐसा एबीआर है जिसका एरिया 0 में सिर्फ इंटरफेस आप हुआ है, कोई एडजेसेंसी नहीं है। राउटर 2 जो है वो ऐसा एबीआर है जिसकी एरिया 0 में फुल एडजेसेंसी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों तरह के हमें एबीआर नजर आ रहे हैं। अब आपने देखना है ये लूपबैक एडवर्टाइज होके एरिया 1 में आ जाएगा, समरी एलएसए बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। एरिया बदलता है तो समरी एलएसए, अब ये समरी एलएसए है, अब ये समरी एलएसए है, ये नॉन बैकबोन एरिया ना, समरी एलएसए चलता 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 ये किसके पास आ गया? एबीआर के पास। ये कौन से वाला एबीआर है? जिसकी एरिया 0 में एडजेसेंसी है। ऐसा एबीआर नॉन बैकबोन एरिया से जो जब समरी एलएसए आता है तो उसे क्या करता है? इग्नोर करके कहां रख लेता है? डेटाबेस में, राउटिंग टेबल में जाने नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि राउटर 1 का लूप बैक राउटर 2 के राउटिंग टेबल में नहीं आएगा, और जब वो उसके टेबल में नहीं आएगा तो वो आगे राउटर 3 पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जा सके, क्योंकि ओएसपीएफ को अब अपनी वो गैरत याद आ जाती है ना कि वो बैकबोन से बैकबोन में जाएगा तो लूप बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वो जाने। अब यहां पे देखें, ये वाला प्रीफिक्स पकड़ लें, ठीक है, ये मैं कहता हूं 2.0.0.0/8 वाला नेटवर्क। ये 2 वाला नेटवर्क यहां से एडवर्टाइज हुआ, एरिया 1 में आ गया, समरी एलएसए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। नॉन बैकबोन एरिया में ये समरी एलएसए बन के जा रहा है, एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 राउटर 1 पे पहुंच गया। राउटर 1 जो कि एबीआर है उसे क्या मिला है? नॉन बैकबोन एरिया से समरी एलएसए मिल रहा है। ये राउटर 1 अब क्या करेगा? राउटर 1 एक ऐसा एबीआर है जिसकी बैकबोन में एडजेसेंसी नहीं है, राउटर 1 एक्सेप्ट कर लेगा, राउटर 1 के टेबल में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आगे उसे बैकबोन में भेज नहीं सकता। इट इज सेफ टू डू सो, ये लिखा हुआ था उसमें। वो कहता है ये इसे रिसीव कर लेगा बिकॉज इट इज सेफ टू डू सो, क्योंकि ये इसे एरिया 0 में वापस भेज नहीं पाएगा। लेकिन अगर कभी भी राउटर 1 की एरिया 0 में किसी के साथ एडजेसेंसी हो गई, राउटर 1 फिर इसको क्या करेगा? इग्नोर, डेटाबेस तक रखेगा, राउटिंग टेबल में आने नहीं देगा। बात समझ आ गई? ठीक है जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर अपने मेरा ये नेटवर्क कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरा ये नेट कन्वर्ज हो गया, ये वाला, ये क्या हर प्रीफिक्स हर राउटर के पास पहुंच गया? कौन सा प्रीफिक्स नहीं पहुंचा? राउटर 1 का लूप बैक ना राउटर 2 के पास और ना राउटर 3 के पास। और आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, काबिल तरीन नेट, जिनको पैसे मिल रहे हैं हर महीने, ठीक है, लाखों में खेल रहे हैं, जो अनकरीब करोड़पति होने वाले हैं, ठीक है जी। तो आप लोग जो हैं, आपको तो कन्वर्जेंस के लिए रखा था ताकि कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है जी। आप लोग जरा बताएं कि इस नेटवर्क को कन्वर्ज कैसे किया जा सकता है, जो आप सब कुछ करना चाह रहे हैं। अटेंडेंस डाउनलोड कर लेते हैं जी, बिल्कुल कर लेते हैं। उतनी देर आप सब सोचें कि आपको तो इस नेटवर्क को कन्वर्ज करना था ताकि सब कम्युनिकेशन कर सकें, तो अब ये नेटवर्क कन्वर्ज कैसे होगा, उतनी देर जरा हम ये ऑनलाइन वालों की अटेंडेंस मार्क कर लें। जी, तो ये नेटवर्क कन्वर्ज कैसे होगा? वर्चुअल लिंक से, ठीक है जी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान वर्चुअल लिंक बनाना पड़ेगा, बैकबोन कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, ठीक है जी। अब बजाहिर तो 2 बैकबोन्स हैं, लेकिन वर्चुअल लिंक बनाने के बाद वो बैकबोन एक हो जाएगी, और जब बैकबोन एक हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? असल में वो नॉन बैकबोन एरिया से जो समरी एलएसए रिसीव करने वाला कॉन्सेप्ट था, टेक्निकली वो बाईपास हो जाएगा, क्योंकि अब वो नॉन बैकबोन की बजाय बैकबोन से रिसीव हो रहा होगा, ठीक है जी। तो बैकबोन आपकी हो जाएगी कॉन्टिन्यूअस, जिसके बाद आप जो है वो इजीली इस नेटवर्क को कन्वर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हम लूप बैक ही आखिर क्यों नहीं बना लेते। कुछ जगहों पे बना सकते हैं, यानी जिस तरह बल्कि नहीं, कल जो हमारा भी कॉन्सेप्ट था उसके लिए भी आपको वर्चुअल लिंक अल्टीमेटली बनाना ही था, ठीक है जी।
हमारी वाली डायग्राम में ना एक और चक्कर भी था, हमारे में काम चल जाना था वैसे, भला क्यों, मैं आपको याद दिलाता हूं। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, यहाँ पे लूप बैक था एक, ठीक है जी। मैंने डायग्राम बनाई थी, मैंने कहा था ये एरिया 0 है और ये एरिया 1 है और ये एरिया 2, ठीक है जी। तो मैं अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम राउटर 2 पे सिर्फ लूप बैक बना के उसको एरिया 0 में एडवर्टाइज कर दें तो हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा? 100% चल जाएगा। क्यों भला? हमारी इस पूरी तस्वीर में ना 2 एबीआर हो जाएंगे, लेकिन दोनों एबीआर ऐसे हैं जिनके साथ, जो नाम के एबीआर हैं, जिनके साथ एरिया 0 में फुल एडजेसेंसी नहीं है। और राउटर 1 भी नाम वाला ही है, क्योंकि उसके ऊपर आपने ये बैकबोन किस तरह से बनाई थी, वो सिर्फ फास्ट इथरनेट इंटरफेस है जो अप है, इस इंटरफेस में फुल एडजेसेंसी किसी के साथ नहीं बनी हुई, लिहाजा राउटर 1 भी उधर से आने वाले अपडेट्स को, समरी एलएसएस को रिसीव कर लेगा और राउटर 2 को भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि यहां लूप बन नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल बैकबोन तो समझे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यहां पे नाम की बैकबोन है, कोई एडजेसेंसी वाली बैकबोन तो यहाँ पे है ही नहीं। लिहाजा आपकी जो डायग्राम खास बनी हुई है उसमें सिर्फ लूप बैक बना के भी और एरिया 0 में एडवर्टाइज करके भी काम चल सकता है। लेकिन इंडस्ट्री में तो आपको पता ना, खाली ये तो लैब के लिए ऐसी डायग्राम है, इंडस्ट्री वाली तो डिफरेंट होगी, उसमें तो एक्चुअल बैकबोन होगी, ठीक है। तो वहां पे तो फिर आपको इस तरह के सिनेरियोज में वर्चुअलिंग बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ये जितनी बातें मैंने की हैं, ऊपर भी डायग्राम बनाई है, नीचे भी डायग्राम बनाई है, इसमें चलाना तो ओएसपीएफ ही है ना, और उसके बाद राउटिंग टेबल ही देखना है। तो आप लोगों को अगर कभी फुर्सत मिले, और मुझे इस क्लास में ना एक बंदे से पूरी उम्मीद है कि वो ये लैब करेगा, नहीं वो तुम नहीं हो, वो लैब करेगा, उसके बाद मुझे तस्वीरें भी भेजेगा, फिर मेरे से मेरी राय भी पूछेगा, वो उमैर भाई है, ठीक है जी। तो वो आपको इनका नहीं पता, देखा जिन्होंने काम करना था चुप करके करते हैं, ठीक है जी। तो ये आजकल में ना इन्होंने लैब करके तो मुझे तस्वीर भेज देनी है कि ये हो गया, ठीक है जी। तो आप लोग भी कर लें, आपको किसी ने मना तो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो बहरहाल जी, ये आप वक्त निकालें, पूरा हफ्ता आपके पास होता है, ठीक है, और उसमें ये टेस्ट कर लीजिएगा। लैब डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ ओएसपीएफ ही कॉन्फ़िगर करना है ना आपने, तो वो आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन जी अब हम आते हैं अपने ओएसपीएफ के आखिरी जो है वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर। मैंने आपको कहा था हम ओएसपीएफ के एंड पे एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें आपका पूरा ओएसपीएफ रिवाइज भी हो जाएगा, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन को डीपली पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, और उसके साथ साथ राउटिंग लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है, लूप बनता कैसे है, लूप हम तोड़ते कैसे हैं, लूप बनते हुए भी देखेंगे, लूप्स को टूटता हुआ भी देखेंगे, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हमारी जरा और बेहतर हो जाएगी, ठीक है जी। और उसके साथ साथ ओएसपीएफ में एक टॉपिक ऐसा जो मैंने अलग से इंप्लीमेंट नहीं किया, वो ऑथेंटिकेशन वाला। याद है वो पैकेट था ओएसपीएफ का, 9 फील्ड थी, उसमें ऑथेंटिकेशन टाइप और ऑथेंटिकेशन की एक फील्ड थी, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा था हेलो पैकेट जो हमारा होता है हम उस पर पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया, ठीक है। तो उसको हम अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर जब एक सवाल आएगा उससे रिलेटेड तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मैं आप सब लोगों को ये कह रहा हूँ, अक्सर लोग हिम्मत हार भी जाते हैं कभी कभार के पिछले लेक्चर, और वो अपनी आपकी गलतियों की वजह से ही है। मैंने आपको पहले बताया था अगर आप क्लास में साथ नहीं चलेंगे तो एक वक्त आएगा चीजें आपके ऊपर से गुजरी होंगी, ठीक है जी। तो आपके पास फिर एक मौका है, मेरा ये मानना है आप ये पूरा प्रोजेक्ट कर लेना तो इंडस्ट्री में जो राउटिंग जितनी भी हो रही है ना आप उसे संभाल सकते हैं। बीजीपी इसके अलावा है, वो भी शामिल करना पड़ेगा, वो आप पढ़ लेंगे, अब इसके बाद बीजीपी की बारी आएगी, ठीक है। बीजीपी आता हो आपको और ये जितना इस प्रोजेक्ट के अंदर है उतना आता हो तो आप कोई बहुत ज्यादा मार नहीं खाएंगे, चीजें हैंडल कर ही लेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने इस लैब को इस पैटर्न पे बनाया हुआ है, जिस तरह सीसीआई लैब होती है उसका एक छोटा वर्जन, बहुत ही छोटा वर्जन है। एक जमाने में हवावे की एचसीआई और सिस्को की सीसीआई लैब का साइज इतना ही होता था, यानी को 5 राउटर या 6 राउटर और 4 स्विचेस बस, ठीक है, इतनी डायग्राम होती थी। फिर अब कुछ सालों से ये हुआ है कि 60 70 80 90 100 राउटर होता है, ठीक है जी,
और उन पे आपने कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है। तो नेटवर्क डायग्राम अब जरा थोड़ी सी बड़े साइज की चल रही है आजकल, ठीक है। आप में से वो लोग जो कि मुझे कम ही नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली कम नजर आ रहे हैं, 4-5 होंगे, ठीक है जी, जिनको नहीं नहीं मैं वो लोगों की बात कर रहा हूं, अभी बताता हूं, जिन्हें थोड़ा बहुत तो पढ़ने का शौक है, ठीक है जी, उनको अगर वो चाहें तो उनके साथ मेरे सीसीआई के ना बूट कैंप्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है जी। सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर के भी हैं, राउटिंग स्विचिंग के भी हैं। आप लोगों के लिए इस वक्त राउटिंग स्विचिंग मेन है, आपको फायदा होगा उसका, तो उसका पूरा बूट कैंप मेरा मेरा अपना रिकॉर्डेड है, जिसको करने के बाद बहुत सारे लोगों ने सीसीआई का इम्तिहान लैब वाला पास किया हुआ है, ठीक है। तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इन्हीं चीजों की आगे उसमें जो है वो एडवांस शक्ल है। यही चीजें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में किस तरह से चल रही होती हैं, ठीक है। वो सीसीआई की एक समझे जिस तरह रियल लैब एग्जाम होता है, ऑलमोस्ट वही चीज है, ठीक है। तो आप वो अगर कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो आप में से वो लोग जो मुझे पता है पढ़ने वाले हैं, वो उसूलन शेयर उन्हीं के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं आपके फोल्डर में रख दूंगा आगे जाके, ठीक है जी। तो जिस तरह कुछ लोगों ने बाकी वीडियोस को हाथ नहीं लगाया होगा, वो उसको भी नहीं लगाएंगे, ठीक है जी, लेकिन एक हौसला होगा कि मेरे पास है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, कभी देख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उससे भी फायदा उठा सकें अगर आपने उठाना हुआ तो, ठीक है जी। चलें तो जी शुरू करते हैं कि ये प्रोजेक्ट छोटा सा मैंने आप ही के फोल्डर में अभी अभी एक डॉक्यूमेंट जो है वो कॉपी कर दिया है, या मैं आपका फोल्डर एक्सेस करता हूं, बल्कि याद आया एक सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, कल मैंने ना ये फॉर इंटरव्यू प्रेप के नाम से भी एक फोल्डर बनाया है, ठीक है जी। इसको अगर हम ओपन करें तो ये एक वेबसाइट है बेसिकली packetlife.net। तो यहाँ ये बड़े सालों से पड़ी हुई है, इनके ऊपर ये चीट शीट्स यहाँ पे मौजूद है, मैं ये खोल के दिखाता हूँ आपको। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना आपको इसके अंदर नजर आएंगे। अच्छा, अब इनमें इनको देख के कोई टेंशन खास लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं अब ओएसपीएफ अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, ये रहा ओएसपीएफ, मैं ओएसपीएफ खोलता हूँ इधर, ठीक है। तो पूरे का पूरा ओएसपीएफ इन्होंने ना ये कोई 2 पेजेस के अंदर फिट किया हुआ है। तो इंटरव्यू के लिए ये इतनी इंफॉर्मेशन जो है ये काफी होती है, ठीक है। देख यहाँ पे उसने एलएसएस को भी लिख दिया है, ठीक है जी, प्रोटोकॉल का नंबर क्या है, एल्गोरिदम क्या है, ठीक है जी, एड्रेसेस कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ऑथेंटिकेशन टाइप प्लेन टेक्स्ट भी है, MD5 भी है। अच्छा, ये सारी बातें वो जो ऑलरेडी पढ़ी, और ये पूरे का पूरा पैकेट आपके सामने रख दिया उसने, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें तो ये स्टेट्स भी आपके सामने लिखी हुई है। 8 स्टेट, मैंने अटेम्प्ट स्टेट के बारे में आपको बताया था, ये होती थी, ठीक है जी, लेकिन ये हर सिनेरियो में इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। DRBDR के इलेक्शन को भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो वर्चुअल लिंक भी आ गए यहाँ पे, ये ले, और वो शराइत भी वर्चुअल लिंक की लिखी हुई जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है जी। एक राउटर एरिया 0 में होना चाहिए, नहीं ABR होना चाहिए, ठीक है। दोनों राउटर्स के दरमियान कॉमन एरिया होना चाहिए, ठीक है। और ये इसके अंदर एक एंड पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस होने वाला है, ठीक है। और कुछ कॉन्फ़िगर, ये स्टब एरिया, उनकी भी एग्जांपल जो है वो आपके सामने है। ASBR क्या होता है, ABR क्या होता है, तो काफी सारी मेन चीजें जो हैं वो इसमें इसकी कवर हो रही हैं, जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फिर नीचे चल के उसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की भी एग्जांपल दे दी है कि आप ओएसपीएफ कैसे चला सकते हैं, ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखिएगा, इससे काफी ज्यादा डिटेल से चीजें आती हैं, ठीक है। और ये उसने कोशिश किया है कि मेन मेन चीजें जो है वो यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है जी। स्टब एरिया भी नजर आ रहा है, वर्चुअल लिंक की कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाई दे रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नजर आ रहा है, नेटवर्क की कमांड से आप ओएसपीएफ कैसे चला सकते हैं, प्रायोरिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी, स्टब कैसे बन सकता है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो ये 2 पेजेस के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही हैं, 2-2 पेजेस, ठीक है। आपने अगर रिवाइज करना हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा मटेरियल है, ठीक है। काफी सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस या इंटरव्यू का कोई मटेरियल मिल जाए, तो ये बेहतरीन है, ठीक है जी। ओके जी, एक तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दूसरा, आपका जो आज का फोल्डर है, आज की डेट वाला, उसमें अगर हम जाएं 15वें वीक का जो डे 2 है, उसमें जी ये मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल है जो मैंने अभी रख दी है।
इसमें जो टास्क हम अभी करने जा रहे हैं इसकी लैब डायग्राम भी मौजूद है और टास्क यानी क्वेश्चंस भी मौजूद है। तो आप डायग्राम पे नजर रखेंगे और साथ साथ टास्क पढ़ के सॉल्व करते जाएंगे। याद रहे इसमें नई चीजें बहुत कम हैं, आपको ये सारा कुछ ऑलरेडी आता है जो इसमें हम करने जा रहे हैं। चंद एक चीजें होंगी जो आप नई इसके अंदर सीख जाएंगे। तो मेन मकसद जो है वो इसको सॉल्व करने का वो रिवीजन है। तो चलें जी, जरा इसको डॉक्यूमेंट को मैं ओपन कर लेता हूं, आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। डायग्राम आप अपने पास बनाना भी चाहें तो अलग से बना लें, लेकिन आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। अच्छा, इसमें इंप्लीमेंटिंग मल्टीपल आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स विद पीबीआर, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें EIGRP का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने EIGRP को पढ़ना नहीं है, ना को खास आपको पढ़ने की उसकी जरूरत है, लेकिन EIGRP इसमें इस्तेमाल जरूर होगा, ठीक है। EIGRP कॉन्फ़िगर कैसे होता है तो वो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल आपको अच्छे से आता हो, बाकी सारे कंपैरिजन के अंदर समझ आ ही जाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें रिप वेरिएंट 2 भी है, इसमें EIGRP भी है, इसमें OSPF भी है। मेन फोकस OSPF पे रहेगा, ठीक है। तो टाइटल है जी मल्टीपल आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स को पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के साथ आपने जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अब आगे टास्क लिखे हुए हैं, कुछ टेबल भी हमें यहाँ पे बने हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएं तो ये आपकी डायग्राम है और नीचे कुछ मजीद टेबल जो है उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल्स आ गए और उसके बाद ऊपर आप देखें तो ये आपकी डायग्राम, ये वो डायग्राम है जिसको हम लोग अभी बनाएंगे अपने पास GNS3। मैं पहले से भी बना के रख सकता था, बल्कि बनी होगी। तो मैं ये चाहता हूं इस प्रोजेक्ट को शुरू से आप मेरे साथ ही लेकर चलें, ठीक है। आपकी वीडियो में भी एक एक चीज आ जाए, राउटर कैसे जोड़ने हैं, उनके दरमियान कौन कौन सा लिंक है। इसका फायदा ही होता है खुद पूरी डायग्राम बनाने का कि डायग्राम ज़हन में बैठ जाती है, याद हो जाती है, एक एक IP आपको पता लग जाता है, ठीक है। और बाद में भी जाहिर है आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसमें आपको टोटल कितने राउटर नजर आ रहे हैं? 5, ठीक है जी। इसमें आपको टोटल 5 राउटर नजर आ रहे हैं। राउटर 1, 2, 3, 4 और एक राउटर का नाम हमने रखा हुआ है बैकबोन। ये बैकबोन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूं, ये मैंने कहा ना सिस्को में पहले लैब्स होती थी, 5-6 राउटर होते थे और उनमें 2 या 3 बैकबोन हुआ करती थी। बैकबोन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, आप समझ लें जरा। एक तो हमारा ऑटोनोमस सिस्टम होता है जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम शो करवाने के लिए कि एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम भी है। एक तरीका तो ये है ना कि जितना बड़ा आपका ऑटोनोमस सिस्टम है उतना ही एक और बनाए, फिर 4 राउटर आपके हैं तो 4 आप और जोड़े, ठीक है जी। 4 राउटर बकायदा तारे लगा के जोड़े, उन पे IP शाईपी दें तो आपके डायग्राम समझे डबल हो जाएगी, एफर्ट भी आपकी डबल हो जाएगी, लेकिन रिसोर्सेज भी आपके फिर डबल ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो सिस्को भी यही करता था। सिस्को हवावे भी अपने रियल लैब एग्जाम्स में भी रिसोर्सेज बचाने के लिए वो क्या करता था, वो एक ऑटोनोमस सिस्टम जिसपे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो तो फिजिकली होता था, दूसरा तीसरा चौथा ऑटोनोमस सिस्टम शो कराने के लिए सिर्फ एक राउटर लगाता था और उस पे पता क्या करता था, ऑटोनोमस दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आपको मिलेगा क्या? प्रीफिक्सेस। ज्यादा प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे तो आपको लगेगा कोई बहुत ही बड़ा ऑटोनोमस सिस्टम है। तो प्रीफिक्सेस ज्यादा एडवर्टाइज करने के लिए हमारे पास कोई जादू है कौन सा? लूप बैक बना लें और क्या कर लें, नल जीरो वाले स्टैटिक राउट बना लें, दर्जनों में बना लें, मुफ्त के हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ढेर सारे प्रीफिक्स एडवर्टाइज होना शुरू हो जाएंगे। पता है सिस्को और हवावे क्या करते थे, एक राउटर लगाते थे अपने पास बैकबोन, उसमें स्टैटिक राउट भी बनाते थे नल जीरो वाले, लूप बैक इंटरफेस बनाते थे और उन्हें एडवर्टाइज कर देते थे। अब वो एडवर्टाइज होके ना दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से हमारे ऑटोनोमस सिस्टम में आते हैं वो प्रीफिक्स। तो हम वो जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आपके ऑटोनोमस सिस्टम में आए वो आपके लिए आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपके लिए एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस होंगे, OSPF में बोले उनको तो LSA5 होंगे। अच्छा, अभी कुछ लोगों को सुन के तो लग रहा होगा दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से कुछ आने वाला है, कुछ नया होने वाला है। भाई रोज आता है यार वो 4 नल जीरो वाले स्टैटिक राउट रोज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं जी वहां इम्तिहान में भी कहानी कुछ ऐसी होती थी, लेकिन वो ट्विस्ट ये होता था कि वो बजाय आपके बॉर्डर राउटर के ऊपर स्टैटिक राउट बनाए, वो करते क्या थे,
उस राउटर के साथ एक राउटर और जोड़ते थे और उसके ऊपर वो स्टैटिक राउट क्रिएट करते थे, उसके ऊपर वो लूप बैक बनाते थे, जैसे कि इस बैकबोन में बनाया होगा उन्होंने। और फिर पता उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे क्या चल रहा है, रिप वेरिएंट 2। रिप वेरिएंट 2 में लूप बैक्स को तो वो नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज कर देंगे और जो स्टैटिक राउट है उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राउटर 1 को वो सारे प्रीफिक्स किस तरह से मिलेंगे, रिप से। और आपको लग रहा होगा यार दूसरा को बहुत बड़ा ऑटोनोमस सिस्टम है और रिप से मेरे पास इतनी ज्यादा प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। असल में वो सारे के सारे प्रीफिक्सेस नकली हैं, लेकिन फीलिंग आपको आगे सिस्को ने, भावे ने बड़ा लंबा सेटअप हमारे लिए जो है वो करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो बैकबोन राउटर होता था, इसके हमें एग्जाम में एक्सेस भी नहीं दी जाती थी। डायग्राम में शो आता था देयर इज ए बैकबोन, इट इज प्री कॉन्फ़िगर्ड और यहां से कुछ प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज्ड है, कौन कौन से अक्सर वो भी टेबल बना के दे दिया जाता था। और आपको कहा जाता था ये जो प्रीफिक्स आ रहे हैं इनके लिए, इनमें से इन 4 के लिए ये पॉलिसी बना दो, इन 4 के लिए ये पॉलिसी बना दो, इनके लिए ये पॉलिसी बना दो। तो ये बैकबोन राउटर का ये मैजिक है। यानी यूं समझ लें वो जो काम आप डायरेक्ट राउटर 1 होता और नल 0 वाले स्टैटिक राउट करके कर रहे होते, उन्होंने जरा इनडायरेक्टली करा दिया, एक अलग राउटर जोड़ के उस पर किया हुआ। तो ये 5वें राउटर से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 राउटर ये मेन हो गए, एक बैकबोन है। हमारे केस में इस बैकबोन को भी हम खुद ही कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि यहाँ अपने एग्जामिनर भी हम खुद ही हैं। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या चल रही होती है। तो बैकबोन भी आपके सामने कॉन्फ़िगर होगी। तो सबसे पहले तो जी हमने ये वाले 5 राउटर जोड़ने हैं, आईपी देने हैं, हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। और डायग्राम में जिस तरीके से, अच्छा जो आईपी एड्रेसिंग की स्कीम अब यहाँ है ना, बस सेम ही रखनी है। उसकी वजह यह है क्योंकि नीचे जो फिर सवालात है ना इसमें, वो इन्हीं आईपी एड्रेसेस के हिसाब से ही है। तो जो स्कीम यहाँ फॉलो हो रही है हम वही फॉलो करने लगे हैं। तो ये जनाब मिल के अब ये हम लैब जीएनएसरी में बना लेते हैं। 5 राउटर हमें चाहिए। कोई बंदा क्लास में मेरे साथ करना चाह रहा है, मोस्ट वेलकम, आप जरूर करें, ठीक है जी। तो मिल के इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जी। जीएनएसरी में मैं जाता हूँ। सबसे पहले 5 राउटर, एक ही प्लेटफॉर्म के 5 राउटर जो है वो आप लोग जोड़ दें। 2600 जोड़ लें, 3600 जोड़ लें, 7200 जोड़ लें। 7200 पे जाने की इसलिए जरूरत नहीं है, वो रिसोर्सेज ज्यादा खाएगा। वो 512 MB यानी आधा जीबी की रैम एक राउटर ले जाता है, तो लिहाजा आप अपना फिर नुकसान होगा, आपको फायदा तो है कुछ नहीं उसमें, ठीक है जी। 3600 सीरीज जिंदाबाद। अच्छा जी, इसको हम नाम दे देते हैं OSPF प्रोजेक्ट। राउटर्स की कैटेगरी में जाते हैं। 3600 सीरीज के 5 राउटर लगाने हैं। 5 राउटर एक एक करके घसीटने चाहिए या कोई और तरीका भी है? शिफ्ट दबाएं, ठीक है जी। और उसके बाद आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। मैं कहता हूँ जी 5, मैंने यहाँ 5 टाइप किया और ओके कर दिया, तो वो एक साथ 5 राउटर जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपने इसको अगर बेहतर तरीके से ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि ये इनकी अलाइनमेंट अच्छी रहे, तो मैंने आपको कहा था शो द ग्रिड करें और उसके बाद फिर स्नैप टू द ग्रिड करें, ठीक है। तो इसका फायदा आपको ये होगा कि ये जरा तरतीब के साथ अच्छे तरीके से आपकी डायग्राम जो है वो मैनेज हो जाएगी। राउटर 1 2 3 एंड 4, ले जनाब, ये 5 राउटर्स आ गए। इनके दरमियान अब हमने कनेक्शन बनाने हैं। अच्छा, अब आप पूरे कोर्स में आपने देखा होगा कि मैंने तो ये पहले से ही ना जब इंस्टॉल किया था तो कार्ड लगा दिए, और मेरा कार्ड लगाने का तरीका कार ये होता है, मेरी कोशिश होती है 2-3 वैन पोर्ट्स भी हो, 2-3 लैन पोर्ट्स भी हो। तो इन सब में ऐसा ही है, ठीक है जी। तो एज पर डायग्राम में इनके कनेक्शन बना लेता हूँ। एड अ लिंक में जाते हैं। अब ये डायग्राम में इसी तरह कनेक्ट हुए हैं, लिहाजा आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। डायग्राम में लिखा हुआ देख देख के जोड़ लीजिएगा। जिन्होंने घर जाके लैब करनी है आप डायग्राम देख के कर लीजिएगा। राउटर 1 का सीरियल 2/0, मेरे पास 4 वैन और 2 लैन पोर्ट्स हैं, इन्हीं को मैंने इस्तेमाल करना है। राउटर 1 का सीरियल 2/0, 2 के सीरियल 2/0 से है। उसके बाद 2 का सीरियल 2/1, आप साथ हो कि थोड़ा पीछे रह गए? मेरे से आगे निकल गए, वेरी गुड। और आगे निकलने में तुमने तार गलत जोड़ दी होगी, फिर वो उसी फोल्ड उसी में ही है वर्ड की फाइल।
सीरियल 2/1 3 के सीरियल 2/0 के साथ, 3 का सीरियल 2/1 4 के सीरियल 2/0 के साथ, और 4 का सीरियल 2/1 1 के सीरियल 2/1 के साथ, और राउटर 1 का फास्ट ईथरनेट 0/0 राउटर 5 के फास्ट ईथरनेट 0/0 के साथ। ये जो राउटर 5 है ये हमारा क्या है? बैकबोन। राउटर 5 जो है वो यहाँ पे बैकबोन का रोल जो है वो प्ले कर रहा होगा। अच्छा जी, अगर आप इसमें यहाँ पे शो और हाइड इंटरफेस लेबल कर लें तो और बेहतरी हो जाएगी आपके लिए। मैं यहाँ पे ये जरा इनको क्लियर करके लिख भी देता हूँ ताकि बाद में भी जब हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे लिए आसानी हो। आज हम इस पूरे लैब को मुकम्मल ना कर सके तो जाहिर है ये अगले लेक्चर तक भी इसको इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, लिहाजा अपने लिए डायग्राम को बेहतर बनाएं, अपना ही आपका फायदा है उसमें। जी यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा इंतजार करता हूं ताकि वो लोग जो तारे जोड़ रहे हैं इस तरतीब से तारे जोड़ लें। आईपी तो कॉन्फ़िगर नहीं है और शो नहीं होते, वो खुद लिखने पड़ेंगे। वो खुद इस तरह से नहीं, ये ऊपर प्लेस नोट है, ऐड अ नोट, खुद आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप खुद ऐड कर सकते हैं। यहाँ तो लिखे हुए हैं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। जी राउटर स्टार्ट कर दें आप, अगर कनेक्ट हो गए तो। हाँ हाँ करें। कौन कौन कर रहा है मेरे साथ लैब? यानी अब मुझे आपका ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ लोग तेज हैं, कुछ की स्पीड दरमियानी है, कुछ स्लो होंगे, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने यहां तक कर लिया है? मैं आगे चलूं? चले। क्योंकि सीएलआई पे जाने के बाद ना मेरे हाथ रोकना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो लिहाजा इसीलिए मैं पहले ही मौका दे रहा था आपको कि आपने जितना तारे तुरे जोड़नी है आप जोड़ लें, ठीक है। अच्छा जी देखें, लिंक आप करने और आईपी देने हैं, ये काम तो हम जल्दी कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई वो मसला नहीं है, ठीक है। तो ये जरा जल्दी से इन आईपीस को कॉन्फ़िगर करते हैं। मेरी कॉन्फ़िगरेशन देख के करने की जरूरत नहीं है, आईपी आपको देने आते हैं, लिंक आपको करने आते हैं, आप खुद से करें, यहां देख देख के ना करें, ठीक है जी, वरना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलें जी, राउटर 1 के 3 इंटरफेसेस अभी तक जो हमने डायग्राम में देखे हैं,
ठीक है जी। तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 200.100.50. अच्छा, अब चूंकि आपने ना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है तो जो आईपी इधर लिखे हुए हैं वही लिखे, तो 50.100 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 50.100 ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्लास सी है जी, तो क्लास सी का मास्क आप यहाँ पे लिखेंगे। इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 1.1.1.1 no shutdown. Interface serial 2/1 IP address 4.1.1.2 no shutdown. साथ साथ डू राइट भी करते जाते हैं, ठीक है जी। राउटर 1 के आईपी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिए, 3 इंटरफेस को आईपी देना था, दे दिया। अच्छा, आप में से कोई बंदा ना जरा मेरा ध्यान भी रखे जो कर नहीं रहा, अगर मैं गलती से कोई आईपी शाईपी गलत दे दूं तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है जी। तो देखो ये तो है, काम तो करना पड़ता है भाई, एवं तो नहीं पैसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो ये भाई ने बड़े अच्छी मौके पे एक बात पूछ ली। वो कहते हैं सर जिस तरह आप बता रहे हैं कि सिस्को की सीसीआई लैब में लेट से 100 राउटर्स होते हैं, उनमें एक अच्छी बात है, उन लैब्स की काफी हद तक प्री कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है। जैसे काफी सारे लिंक अप होंगे, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड होंगे, उनमें अक्सर ये होता है एक आधे लिंक का आईपी मिसिंग होता है, या वो आईपी दिया होता है लिंक आपने किया होता है, तो वो आपको चेक करना पड़ता है। पहले आप जाहिर है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके तसल्ली दे, ये तो आप करेंगे कि जो आईपी डायग्राम में लिखे हैं वो आईपी ठीक ठीक कॉन्फ़िगर हुए हैं या नहीं, लिंक अप है या नहीं। तो अगर आप है तो ठीक है, आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। यानी आईपी एड्रेसेस वगैरह वहां पे प्री कॉन्फ़िगर्ड मिल जाते हैं पहले से, वो आपके साथ इससे आगे की गेम करता है, ठीक है जी। ओके जी, तो राउटर 2 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 200.100.100.100 जी। हाँ, राउटर 2 का फास्ट ईथरनेट 0/0 जो है वो बिल्कुल मौजूद होगा। आप ये देखें, ये राउटर 2 पे आ गए हम, 1 ऊपर है 2 नीचे है, ठीक है जी। राउटर 2 के भी 3 इंटरफेस हैं, 2 वैन 1 लैन, ठीक है जी। आपने भी थोड़े दिन पहले का ये जो आप लैब कर रहे थे वो यही उसका भी राउटर 2 यही था, नीचे एक लैन था, 2 वैन थे, और उनका वैन के इंटरफेस भी यही थे और आईपी भी यही थे, 1.1.1.2 और 2.1.1.1। सिर्फ यहाँ पे लैन वाला आईपी डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है चीजें, ठीक है जी। तो 255.255.255.0 नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 1.1.1.2 नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 2/1 आईपी एड्रेस जी, इस इंटरफेस का आईपी ये है, डू राइट। राउटर 2 के 3 इंटरफेसेस को आईपी दे दिया है। राउटर 3 पे चलते हैं जी। राउटर 3 के भी 3 ही इंटरफेसेस हैं, 2 वैन 1 लैन, ठीक है जी। आप लोग जो लैब कर रहे हैं अपने लैपटॉप्स पे, आपका इंटरनेट भी होपफुली चल रहा होगा। आप इस फोल्डर से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फाइल डाउनलोड कर लें अपने पास, छोटी सी फाइल है, जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने अगर कोई चीज देखनी है, जैसे आप अब ये आईपी मेरे जेन में है, मैंने एक दफा देख लिया, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, 2 दहाइयां हो गई हैं, काम ही यही है, तो मुझे याद हो जाती हैं चीजें, ठीक है। कई दफा ये कर चुके हैं पहले, तो आईपी भी याद रह जाते हैं, डायग्राम में कौन सा राउटर किधर है वो भी याद रह जाता है। आपको नहीं है याद इस वक्त, तो आपको बार बार डायग्राम देखनी पड़ेगी, तो आप वो वर्ड की 2 सफे की फाइल है डाउनलोड कर लें, और जब भी डायग्राम देखने की जरूरत पड़े अपने लैपटॉप पे खुद खोल के देख लें वो, ठीक है। तो राउटर 3 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 200.100.150.100 नो शटडाउन। अच्छा, आपने एक काम और भी करना है, राउटर 2 और राउटर 3 का ये जो आपका फास्ट ईथरनेट है ना, इनके साथ चूंकि डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है, तो नो कीप अलाइव भी करें जो आप करते होते हैं, नो कीप अलाइव, याद है राउटर 2 और राउटर 3 के फास्ट ईथरनेट पे नो कीप अलाइव भी आपने करना है, ठीक है जी, क्योंकि इनके साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड
नहीं है, ठीक है। राउटर 1 के साथ तो ऊपर बैकबोन कनेक्टेड है ना, तो वहां नहीं करना, बाकियों पे ये चीज भी करनी है। डू राइट कर लेते हैं जी, और इसको मैं सेव भी कराता जा रहा हूं, इसको साथ साथ राइट भी करता जा रहा हूं। नो कीप अलाइव, नो शट डाउन। राउटर 2, 3 और 4 के लैन पे नो कीप अलाइव और नो शट डाउन करना है, और 4 के लैन नेटवर्क पे, ठीक है जी। अच्छा, राउटर 3 के जी अब वैन इंटरफेस रह गए। इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस 2.1.1.2, नो शट। इंटरफेस सीरियल 2/1, 3.1.1.1, नो शट, डू राइट। 3 इंटरफेस, 3 आईपी, तीनों को नो शट डाउन करना है। लैन को नो कीप अलाइव और नो शट डाउन करना है आपने। आखिरी राउटर, राउटर 4, 3 ही इंटरफेस हैं इसके। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 200.100.200.100, नो कीप अलाइव, नो शट डाउन। इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस 3.1.1.2, नो शट डाउन। इंटरफेस सीरियल 2/1, 4.1.1.1, नो शट डाउन, डू राइट। भाई ये डायग्राम है, इसके मुताबिक आईपी कॉन्फ़िगर करने हैं राउटर 1, 2, 3 और 4 पे। सबसे पहला स्टेप तो ये है, मैंने कर दी है, और मेरे से हो सकता है गलती हुई हो, हम उसको रीटेस्ट करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से, क्या आईपी ठीक है, क्या लिंक उनका अप है या नहीं है। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां इस वक्त तो आसानी से पकड़ी जा सकती हैं, आगे जब आप ओएसपीएफ सॉल्व कर रहे होंगे और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कर रहे होंगे, उस वक्त आउटपुट नहीं अगर आ रही होगी, तो हमारा ध्यान आईपी एड्रेसिंग पे नहीं जाएगा, हम बड़े बड़े मसले सोच रहे होंगे कि मैंने कोई राउट मैप गलत बना दिया, कोई एसीएल में गलती होगी, हालांकि गलती बड़ी बेसिक होती है। आप लोग सब आईपी दे दें इन 4 राउटर्स पे जो जो लैब कर रहे हैं, फिर आगे चलेंगे हम। उसके बाद फिर अब बैकबोन को कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन पहले जरा ये हो जाए एक दफा। 2, 3 और 4 के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे नो कीप अलाइव और नो शट डाउन दोनों करने। ये जरा देखें, सबको ठीक नजर आ रहा है ना? अभी आईपी भी नजर आ रहे हैं, इसके मुताबिक जरा बस कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल करें, सुकून से करें, कोई मसला नहीं, कर लें बस। ये करना था, ठीक है जी। तो बैकबोन इंटरफेस को भी हमने आईपी एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया।
अच्छा, मजीद बैकबोन इंटरफेस के साथ अब हमने क्या करना है, एक तो आईपी देना था, और मैंने आपको कहा था जिस तरह एग्जाम्स में जो क्रिएट किया जाता है जिस तरह से सिनेरियो, उस तरह से हम कर लेते हैं। हम वही काम करते हैं जो हम बहुत रूटीन में अपने कर रहे होते हैं। नल जीरो वाले स्टैटिक राउट्स सबको बनाने आते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस करना आपने ये है, अपनी मर्जी से कोई वैरायटी आपने डिफाइन करनी है। कोई 3-4 स्टैटिक राउट क्लास ए के, कोई 3-4 क्लास बी के, कोई 3-4 क्लास सी के। लेकिन ये इसको इस तरह से नहीं हम छोड़ेंगे कि मैं 3-4 कह रहा हूं तो एक बंदा 3 बना रहा है, एक 4 बना रहा है, एक 5। अगर मैं 3 बनाऊंगा तो आप भी 3 बनाएं। उसकी वजह है, आगे चल के मैं गिनती करनी है, प्रीफिक्स पूरे भी तो करने हैं ना। तो मेरी और आपकी गिनती अगर मुख्तलिफ हुई तो कंफ्यूजन हो जाएगी। गिनती सेम रखनी है, बल्कि अव्वल तो कोशिश करें कि सेम ही रख लें जो मैं रखने लगा हूं। ठीक है जी। सबसे पहले क्लास ए से शुरू करते हैं। क्लास ए के 3 स्टैटिक राउट डिफाइन कर दें नल जीरो इंटरफेस के साथ। क्लास ए कहां से कहां तक होती है? वैसे तो 0 से 127 तक होती है, बट यूजेबल रेंज कहां से कहां तक है? 1 से 126 तक। आमतौर पे हम शुरू के आईपी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 1 वाला, 2 वाला, जरा एंड पे चले जाते हैं, 126 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मोड है? ग्लोबल मोड। ये मैं जरा थोड़ा स्लो कर रहा हूं, तो मेरे साथ करना तो साथ कर लें। आईपी को रूट बताना है 126.0.0.0, आखिरी नेटवर्क बनता है ये वैसे। ठीक है जी। और उसके बाद क्लास ए है तो 255.0.0.0, और एंड पे जो आउटगोइंग इंटरफेस है वो नल जीरो। क्लास ए का एक नेटवर्क डिफाइन हो गया। अगर मैं यहां 126 की जगह 125 कर दूं तो एक और हो गया। 125 के बाद 124 कर लें, 3 नेटवर्क हो गए। क्योंकि बड़ा आसान है तो बंदा फ्लो में आके कहता है चले 2-4 और कर दें। फिर बाद में आपने हिसाब किताब लगाने, फिर जमा तफरीक आपको करनी पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगा। ये 3 बहुत है। तो क्लास ए के 3 डिफाइन। इसी तरह अब क्लास बी पे चलते हैं। क्लास बी की रेंज कहां से कहां तक है? 128 से 191 तक। तो जरा एंड वाले ही आईपी आज इस्तेमाल करते हैं। आईपी को रूट बताना है 191.1.1.0। भाई /24 होता है ना, तो मैंने 3 ऑक्टेट लिख दिए हैं। तो 1.1.1.0 255 दो दफा आएगा 255.0.0, क्योंकि क्लास बी है। उसके बाद नल 0/16 है। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे गलती कहाँ पे की है जी? ओ, मैंने एक गलती की है ना, ये एक 1 यहाँ पे गलत लगा दिया है। क्लास बी है तो 191.1.0.0। अब ठीक है। अच्छा, अब पता क्या करना है? सिर्फ यहां पहला ऑक्टेट चेंज करते जाएं। 191 की जगह 190 कर लें। मैं पीछे को आ रहा हूं ना, 191 आखिरी था, फिर मैं 190 वाले पे आ गया। ठीक है, और अब 189। 3 क्लास ए के, 3 क्लास बी के, और अब 3 क्लास सी के भी कर लें। क्लास सी कहां से कहां तक होती है? 192 से 223 तक। तो आईपी को रूट बताना है 223.1.1.0। अब यहाँ पे 3 ऑक्टेट है क्योंकि क्लास सी है। और उसके बाद 255.255.255.0 नल 0। अब क्या करता जाऊंगा? पहला ऑक्टेट कम करते जाएंगे। 222 कर लें और 221। और इस बात का ख्याल भी रखना है कि ये वाले जो नेटवर्क हैं, ये हमारे नेटवर्क में किसी और के साथ डुप्लीकेट ना हो। ठीक है जी। यानी मैं आपने जो अभी बाकी 4 राउटर पे आईपी दिए हैं, उनमें से किसी का भी नेटवर्क ये वाला नहीं है, उनसे मुख्तलिफ है ये, और मुख्तलिफ ही रखने हैं आपने। 3 क्लास ए के, 3 क्लास बी के और 3 क्लास सी के नेटवर्क असाइन कर लिए। कोई मुश्किल काम नहीं, कोई नया काम भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम रूटीन में करते आए हैं।
मैंने स्टैटिक राउट्स नल जीरो के साथ क्रिएट किए हैं बैकबोन पे। क्यों किए हैं? ताकि जब ये एडवर्टाइज हो और हमारे ऑटोनोमस सिस्टम में जब आए तो ये ज्यादा सारे प्रीफिक्स हो और हमें लगे कि कोई बड़े ऑटोनोमस सिस्टम से हमारा कनेक्शन बना है। ठीक है जी। अच्छा, अब साथ है, ठीक है। अच्छा, नहीं भी है तो अब हो जाइएगा, अभी मिल जाएगा आपको टाइम। ठीक है, उसके बाद जी ये देखें, बैकबोन पे कोई प्रोटोकॉल चल रहा है क्या? रिवरियन 2 हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, किया हुआ है। रिवरियन 1 नहीं किया हुआ, किया हुआ है। हमें रिवरियन 2 कॉन्फ़िगर करना आता है। ठीक है जी, तो कर लेते हैं। रिवरियन 2 में जाते हैं जी और जरा जाके ये नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं। राउटर रिप ऐसे ही चलता है, वरियन लेकिन आज 2। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट 1 चल रहा होता है, वरियन 2 लिखेंगे तो वरियन 2 चल जाएगा। लेकिन जी अब एक चीज है जो कि मैं बार बार रिपीट करूंगा इस पूरे प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हुए। राउट समराइजेशन आती है ना आपको? आती है आपको, राउट समराइजेशन सबको आती है। ताजी ताजी पढ़ी है। रिवरियन 2 में भी राउट समराइजेशन पॉसिबल है, ओएसपीएम में भी है, ईआईजीआरपी में भी है, बीजीपी में भी है, सब में है। इन सब में 3 प्रोटोकॉल ऐसे हैं, वरियन रिप का वरियन 2, ईआईजीआरपी और बीजीपी। ये लिख भी लें, जेन में बिठा लें। रिप वरियन 2, ईआईजीआरपी और बीजीपी। रिप वरियन 2, ईआईजीआरपी और बीजीपी। इनमें कॉन्सेप्ट है ऑटो समरी यानी ऑटो राउट समराइजेशन का। इनमें क्या कॉन्सेप्ट है? ऑटो समरी या वालेकुम अस्सलाम। आज दिया हमेशा आपके पास आते हैं सर, माइक देना दराज। बिल्कुल बिल्कुल। आपके उस्ताद हमेशा कहते हैं जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे रिप वरियन 2 की। तो मैंने आपको कहा था जी 3 प्रोटोकॉल ऐसे हैं, एक रिप वरियन 2, ईआईजीआरपी और बीजीपी। इनमें राउट समराइजेशन ऑटोमेटिकली इनेबल्ड होती है। कॉन्सेप्ट है ऑटो राउट समराइजेशन का, जिसको ऑटो समरी भी कहा जाता है। 3 प्रोटोकॉल्स, रिप वरियन 2, ठीक है जी, ईआईजीआरपी और बीजीपी। रिप वरियन 2, ईआईजीआरपी और बीजीपी, तीनों में क्या है जी? ऑटो समरी का कॉन्सेप्ट है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब ये देखते हैं कि ऐसे प्रीफिक्सेस जिनकी समरी पॉसिबल है, खुद ही से उनकी समरी बना के एडवर्टाइज कर देते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं? खुद ही से इनकी समरी बना के एडवर्टाइज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें, अच्छा ओएसपीएम में नहीं है, 3 प्रोटोकॉल्स हैं, रिप वरियन 2, ईआईजीआरपी और बीजीपी। इस पे अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर समरी जो है वो ऑटो पे हो जाती है, क्योंकि राउट समराइजेशन के तो फायदों से हम वाकिफ हैं। अगर राउट समराइजेशन जो है इससे तो रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाती है, तो अच्छा है अगर खुद हो जाती है। तो याद रखें, राउट समराइजेशन जब आप खुद करें वही ठीक है, ऑटो समरी के ड्रॉबैक्स ज्यादा हैं। ऑटो समरी के ड्रॉबैक्स ज्यादा है। मुझे ख्याल है उधर से कोई प्रॉब्लम हुई है। अच्छा चले, कोई बात नहीं। अच्छा आपको आपको आ रही है ना, मुझे जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा तो बात ये जी कि ऑटो समरी के जो हैं वो फायदे कम, नुकसान ज्यादा हैं। अब नुकसान कैसे, मैं आपको बताता हूं। ऑटो समरी के लिए रिकमेंडेड यही है, या ब्रेक में कर लेना, अभी कोई मसला नहीं। ऑटो समरी के जो नुकसान है वो मैं आपको जरा पहले समझा देता हूं एक एग्जांपल से। ठीक है जी, और ये भी याद रखिएगा कि जितने नए अब iOS वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता बाय डिफॉल्ट रिप वरिएंट 2 में या ईआईजीआरपी में या बीजीपी में ऑटो समरी डिसेबल्ड होती है। लेकिन हम जिस दौर में इस वक्त जी रहे हैं इसमें ऐसे iOS वेरिएंट्स भी मौजूद हैं जिनमें आपको ऑटो समरी इनेबल भी मिल सकती है और आपको डिसेबल भी मिल सकती है। तो हमें आदत ये बनानी है कि हम जब भी रिप वरिएंट 2 चलाएं, ईआईजीआरपी चलाएं, बीजीपी चलाएं, आप जाके सीधी सीधी कमांड दे दें नो ऑटो समरी, यानी आपने ये कमांड है जी ऑटो समरी को बंद करने की, इस कमांड की आदत डाल लें
कि आपने जब भी रिप वेरिएंट 2 चलाना है, आपने जब भी EIGRP चलाना है, या आपने जब भी जो है वो रिप वेरिएंट 2 या BGP चलाना है, तो आपने इसको डिसेबल करना है। कमांड सेम है, नो ऑटो समरी। मैं ऑटो समरी के नुकसान समझाता हूं आपको क्या है, ठीक है जी। लेकिन पहले ये चीज ज़हन में रख लें, आपने ऑटो समरी को बंद करना ही करना है। कमांड दिखा दी है मैंने, एग्जीक्यूट नहीं की। सवाल आता है ज़हन में कि सर ये हम पता कैसे चला सकते हैं कि इस वक्त इसमें ऑटो समरी इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। उसका मैं तरीका आपको अभी बता देता हूं। ये बैकबोन और राउटर 1 के दरमियान कितने नेटवर्क है? एक। कौन सा है? नेटवर्क 200.100.50.0। रिप में याद है हम सिर्फ प्रीफिक्स लिखते हैं, आगे लेंथ या वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं होता, चाहे वर्जन 1 हो या वर्जन 2 हो। एंटर। बैकबोन पे रिप का वर्जन 2 चल गया, चल गया ना, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है। बैकबोन पे रिप का वर्जन 2 चल गया। आपकी जानी पहचानी कमांड है डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स, याद है ना, शो आईपी प्रोटोकॉल्स की कमांड। एंटर करते हैं। यहां पे क्या आपको कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है कि राउट समराइजेशन इनेबल है या डिसेबल? ये क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट, दैट मींस इस पे चल रही है, तो हमें इनेबल्ड है और हमें इसको डिसेबल करना है। डिसेबल करने की कमांड नो ऑटो समरी। अच्छा, कमांड सेम है EIGRP में भी और BGP में भी। एक तरीका ही है, पहले देख लें फिर उस हिसाब से एक्शन कर लें। लेकिन मैंने आपको बताया ये आजकल आपको डिसेबल ही करनी पड़ती है, लिहाजा आदत बना लें। रिप में जाते ही नो ऑटो समरी, BGP में जाते ही नो ऑटो समरी की कमांड, EIGRP में जाते ही नो ऑटो समरी की कमांड, सेम यही कमांड है। ये कमांड देने के बाद पहले में और आप में को फर्क आपको नजर आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? नॉट इन इफेक्ट हो गया, यानी ऑटो समरी बंद हो गई। हाँ, आपको समरी करनी है खुद करें, ऑटो समरी नहीं, ठीक है जी। अच्छा, ऑटो समरी क्यों नहीं करनी चाहिए? अब ये जरा इसको समझ लें। राउट समराइजेशन का हर सिनेरियो में हर जगह पे फायदा नहीं होता, अक्सर नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या हो जाता है, जरा इस तस्वीर में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। राउटर 1, राउटर 2 और ये रहा राउटर 3, ठीक है जी। ये 3 राउटर्स हैं, इन सब पे ना 172.16.1.0/24 ये क्लास फुल है या क्लास लेस? पहला ऑक्टेट क्या बताता है, क्लास कौन सी है? बी। क्लास बी है ना। क्लास बी में नेटवर्क की बिटें कितनी होती हैं? 16। तो इसमें बढ़ी हुई है या कम हुई हुई है? तो ये क्लास लेस है कि क्लास फुल है? क्लास लेस है, ये सबनेट है, ठीक है। 172.16.2.0/24 ये एक दूसरा सबनेट है। 172.16.3.0/24 ये एक तीसरा सबनेट है। इन तीनों राउटर्स पे हमने चला दिया है रिप का वर्जन 2, तीनों पे इनेबल कर दिया है रिप का वर्जन 2, ठीक है। अच्छा, यहां पे ना इस वाले लैन सेगमेंट में एक यूजर है जिसका आईपी है 172.16.1.1, सही आईपी है ना, इसी नेटवर्क से ही ताल्लुक है इसका, बिल्कुल ठीक हो गया। रिप चलाया और समरी हमने इनेबल की हुई थी, ऑटो समरी। जब आप ऑटो समरी इनेबल करते हैं ना, तो उसमें नतीजा ये निकलता है कि जितने भी आपके क्लास लेस नेटवर्क यानी जितने सबनेट्स हैं ना, उनका वो सुपरनेट बना देता है। हर सबनेट का जो सुपरनेट है ना, वो उसकी बेस नेटवर्क आईडी होती है। यानी वो इसको देखेगा ना रिप, वो कहेगा इसकी बेस नेटवर्क आईडी तो ये है 172.16.0.0/16, वो कहेगा इसकी समरी ये बनती है। राउटर 2 भी वो कहेगा इसकी समरी तो ये बनती है। राउटर 3 पे भी वो कहेगा इसकी समरी तो ये बनती, ये मैं आपको ऑटो समरी का नतीजा बता रहा हूं। वो कहेगा इसकी समरी तो ये बनती है। तीनों ने क्या कैलकुलेट कर ली है, ऑटोमेटिकली समरी निकाल ली। अच्छा, राउटर 1 अब ये वाला नेटवर्क इसको भी एडवर्टाइज करेगा, राउटर 3 ये वाला नेटवर्क इसको एडवर्टाइज करेगा, करेंगे ना राउटिंग अपडेट। अब वो प्रीफिक्स भेजने की बजाय उनकी क्या भेज रहा है, सुपरनेट बना के भेज रहा है, समरी भेज रहा है, ठीक है जी।
राउटर 2 को 172.16.0.0/16 वाला नेटवर्क कितनी जगहों से मिल रहा है? 2 जगहों से, सीरियल 0 से भी और सीरियल 1 से। तो राउटर 2 क्या करेगा? राउटर 2 टेबल में दोनों की एंट्री डाल लेगा। वो कहेगा इस नेटवर्क पे जाने के लिए सीरियल 0 से भी जा सकते हैं और सीरियल 1 से भी। किसी नेटवर्क पे जाने के 2 रास्ते हो और बराबर हो, क्योंकि ये देखें दाएं बाएं बराबर है, अगर कॉस्ट है तो वो भी बराबर है और अगर हॉप काउंट है तो वो भी बराबर है। वो कहेगा ये तो मेट्रिक भी बराबर है तो प्रीफिक्स भी सेम है, तो दोनों रास्तों से हम जा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब राउटर ने पैकेट फॉरवर्ड करना होता है तो राउटर क्या करता है? लोड बैलेंसिंग। लो जी, राउटर 2 से आपने पिंग करना है 172.16.1.1 को। नतीजा क्या निकलेगा? क्या 172.16.1.1 2 के टेबल में है? उसका नेटवर्क टेबल में है, मैच तो इसी के साथ करेगा ना। तो नतीजा क्या निकलेगा? एक पैकेट इधर जाएगा, एक पैकेट इधर जाएगा। क्या राउटर 3 वाली साइड पे 172.16.1.1 है? नहीं है। तो जो पैकेट राउटर 3 की तरफ जाएगा वो क्या होगा? डिस्कार्ड। और जो 1 की तरफ जाएगा वो पहुंच जाएगा। तो आधा डेटा पहुंचेगा और आधा नहीं। ये प्रॉब्लम है, ये बड़ी अच्छी बात है, प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है? हमारा कसूर भी कोई नहीं है इसमें, ऑटो समरी का नतीजा। इस वजह से ऑटो समरी अब नए आईओएस वेरिएंट्स में अक्सर खुद ही डिसेबल्ड होती है और जिनमें नहीं होती उनमें हमें करना पड़ता है। ठीक है जी, हो जाएगी। अब तकरीबन देखा जाए तो हम कह सकते हैं खत्म ही है ना। अगर बाय डिफॉल्ट अब डिसेबल्ड आती है तो आप कह सकते हैं कि ये खत्म है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने आपको बताया था सिस्को के आईओएस वेरिएंट में जब नई अपडेट्स आती हैं तो ग्रेजुअली चीजें बेहतर होती जाती हैं, तो वो बेहतर हो रही हैं। पहला स्टेप उन्होंने ये किया, ऑटोमेटिकली इनेबल रखने की बजाय डिसेबल कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको हो सकता है वो निकाल ही दे, ताकि आप जब भी समरी करें मैनुअली करें। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज है और डिसेबल्ड पड़ी हुई है तो आपको नुकसान तो वो कोई भी नहीं पहुंचाएगी। लिहाजा हमने अपना बंदोबस्त कर लिया है। हमारे केस में ये इनेबल्ड थी, हमने इसको नॉट इन इफेक्ट कर दिया। किस कमांड से? नो ऑटो समरी। डू शो हिस्ट्री की कमांड दे रहा हूं। ये वो टोटल कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके सामने मैंने अभी बैकबोन की है। ठीक है जी, अगला काम अब हम क्या करने लगे? रेप में हम मौजूद हैं। ठीक है जी, ये जो स्टैटिक राउट आपने बनाए थे ना जी, स्टैटिक राउट को बनाने का क्या मकसद था? कि आप इन्हें एडवर्टाइज करें नीचे राउटर 1 की तरफ। तो राउटर 1 और रिप के दरमियान, राउटर 1 और बैकबोन के दरमियान प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है? रिप वेरिएंट 2। ठीक है, तो हम रिप वेरिएंट 2 में ऑलरेडी मौजूद हैं। यहां जाके मैं कहूंगा रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसको? स्टैटिक को। आगे क्या लिखना है अब याद करें सबनेट के बारे में मैंने हमेशा क्या कहता रहा, सबनेट सिर्फ ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए लिखना होता है। आज पहली दफा है कि आप ओएसपीएफ के अलावा किसी और प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट करने लगे। आज रिप वेरिएंट 2 में रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगा, तो यहां सबनेट नहीं आएगा। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक और बड़ी अहम चीज होती है, ओएसपीएफ को जरा जेन में लाएं, क्या क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्या कुछ और जुड़ा हुआ था रिप में, ओएसपीएफ में? वो तो सबनेट से ही ताल्लुक है ना। और राउट मैप तब हम यूज करते हैं और इधर भी करेंगे जब कोई पॉलिसी अप्लाई करनी हो। मैट्रिक, सीड मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक टाइप 1 और 2 ये ओएसपीएफ के लिए ही होती है ना, रिप का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सीड मैट्रिक, और मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी कि जब हम कहीं माइग्रेट करके कहीं नई जगह जाते हैं, हम कहते हैं एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, एक नया बीज बोएंगे, तो वहां से सीड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट आया था। और मैंने कहा था बगैर सीड मैट्रिक के रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। ओएसपीएफ में हम अगर सीड मैट्रिक खुद नहीं लिखते तो ओएसपीएफ बाय डिफॉल्ट 20 ऐड कर देता है। सिर्फ ओएसपीएफ बाय डिफॉल्ट सीड मैट्रिक ऐड करता है, बाकी प्रोटोकॉल नहीं करते, आपको करना पड़ता है। यानी इसके आगे मैट्रिक आपको लिखना पड़ेगा, मैट्रिक सीड मैट्रिक। अच्छा, ओएसपीएफ में भी सीड मैट्रिक के लिए मैट्रिक ही लिखना पड़ता था और यहां भी मैट्रिक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहां पे उसकी वैल्यू जो है वो आप क्वेश्चन मार्क करें, 0 से लेकर 16 तक यहाँ पे नंबर है, वहां पे 0 से लेकर बहुत लंबा चौड़ा नंबर था, यहाँ 0 से 16 तक है। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन ये है, क्या होगी वैसे आप बताएं? सीड मैट्रिक जो है ना वो दिखेगा नहीं, होगा बट वो ऐड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आप 0 भी कर लें तो बात वही बन जाएगी।
ठीक है, लेकिन चले हम कोई भी नंबर लिख देते हैं, ये कोई कैलकुलेटेड नंबर नहीं होता, कोई सी भी सपोज्ड वैल्यू होती है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इस रेंज में। मैंने 1 लिख दिया, ठीक है जी, एंटर। रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मेट्रिक 1। ओएसपीएफ होता है तो मैं मैट्रिक शायद ना ही लिखता, हम नहीं लिखते, आदत नहीं, क्योंकि हमें पता है ओएसपीएफ 20 खुद ही ऐड कर देगा, यहां करना पड़ेगा आपको, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। तो रिप में मैंने स्टैटिक राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके साथ ही आपकी बैकबोन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है मुकम्मल। बैकबोन पे टोटल कितने काम किए हैं? फास्ट ईथरनेट को आईपी दी है, नो शटडाउन की है, 9 नल जीरो वाले स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किए हैं, 3 क्लास ए के, 3 बी के, 3 सी के। उसके बाद रिप वेरिएंट 2 चलाया है, जिस तरह चलता है आम रूटीन में। ये एक रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड है जो यहां मैंने ऐड कर दिया। ऑटो समरी का एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया कि वो इनेबल्ड होती है इन प्रोटोकॉल्स में, उसको आपने बंद करना होता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, डू शो हिस्ट्री करके आपके नोट्स में ये सारा कुछ ऐड भी कर देता हूं, ठीक है जी, ताकि आप बाद में अगर इसकी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको देख लें। यहां से ये वाला पार्ट पहले कर देते हैं, सिर्फ रिप वाला। जी जी, यहां साथ साथ सेव करते जाएं। उसके बाद मैं कर लेता हूं जी, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग इंक्लूड आईपी राउट। तो ये जो स्टैटिक राउट्स थे वो भी आपके सामने नोट्स के अंदर ही शामिल कर देते हैं। और जो मैंने इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन किया उसके लिए भी डू शो रन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। ये जी टोटल बैकबोन पे ये काम किए हमने, 3 इंटरफेस आप किया, स्टैटिक राउट डिफाइन किए और रिप चलाया, और ये नोट्स में आपके फोल्डर में अभी कॉपी करने लगा हूं, ठीक है जी। इससे आगे का काम अभी आप ब्रेक भी करें और खुद से इस सारे को जितना मैंने काम अब तक किया आप अपने पास भी मुकम्मल कर लें। आपके पास वर्ड की फाइल भी है, ये पीडीएफ फाइल भी अभी आने लगी है, ठीक है। 1 घंटे का पूरा मैं टाइम दे रहा हूं, अभी 11:15 हुए हैं, 12:15 तक इसमें आपने अपनी ब्रेक भी मैनेज करनी है, बाय जाना तो हुआ है, ठीक है जी, और बैठ के यहां जितना काम मैंने अब तक किया इतना आपने कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे चलेंगे।